हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैकर। मेरा नाम है अमन कुमार। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाउ टू स्टार्ट फॉर क्लास 10th, यानी क्लास 10th की तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है। भैया मेरी 9th कंप्लीट हो गई है, मुझे 10th की तैयारी शुरू करनी है और इस तरह से करनी है कि मुझे फाइनली अपनी मार्कशीट के ऊपर 95% प्लस मार्क्स दिखाई दे रहे हो और घर वाले भी कह रहे हैं यार तेरी इतनी परसेंट आनी चाहिए, तो मुझे किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। और मुझे बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही है कि भैया कुछ लोग कह रहे हैं यार बहुत ईजी होती है क्लास 10th, पास हो जाएगा, कोई फेल नहीं होता है, आराम से नंबर जाते हैं। और कुछ कह रहे हैं यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, नोट्स अपने आप से बनाने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बहुत सारी रिसोर्स बुक भी पढ़नी पड़ती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्पीड बढ़ा लो पर देखना एंड तक। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये बंदा कौन है और मैं इसकी बातें क्यों सुनूं, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेरा नाम है अमन कुमार और मैं पिछले 3 सालों से अपने शहर के अंदर अपनी कोचिंग चला रहा हूं, जिसमें मैंने 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है 9th से लेकर 12th। और मैं पढ़ाता हूं साइंस और फिजिक्स, और वही मैं आपको इस चैनल के ऊपर भी पढ़ाने वाला हूं। तो जो चीज़ें हैं जो सीखी है मैंने वही आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम, जो कि डिफेंस कैटेगरी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, उसको मैंने 2 बार क्रैक किया है। उसमें मेडिकल आउट होने की वजह से मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, अदरवाइज मैं वहां पर लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रहा होता। इसके अलावा अनअकैडमी, जिस प्लेटफॉर्म का नाम आप लोग जानते होंगे, उस पर भी मैं एजुकेटर रह चुका हूँ डिफेंस कैटेगरी के अंदर। एनडीए के एस्पिरेंट को मैंने पढ़ाया भी है, एनडीए क्रैक करने के बाद पढ़ाया भी है। और मेरी एज ज़्यादा नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं अभी पीजी कर रहा हूँ, यानी मास्टर्स कर रहा हूँ। तो हम इस चैनल पर सारी बातें डिस्कस कर रहे होंगे, कैसे पढ़ना है, कैसी चीज़ें तैयारी करनी है। तो चलिए फिर आगे की हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लास 9th एंड 10th की। क्लास 9th और 10th के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि जो 9th है वो आपको इंटरनल एग्जाम है जो स्कूल के अंदर होता है, और जो 10th है वो आपका बोर्ड है। अब इसी में डिफरेंस आ जाता है कि 9th क्लास के अंदर जो आपके स्कूल टीचर कराते हैं, स्कूल टीचर ही पेपर बनाते हैं, तो जितने वो नोट्स करा देते हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ही आ रहे होते हैं, और सारा का सारा कंट्रोल स्कूल के टीचर के पास ही होता है, और वहीं से आपके पेपर चेक होते हैं। हर स्कूल का पेपर अपना अलग अलग होता है। और बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंस ये होता है कि जो सीबीएसई है वो आपका पेपर तैयार करती है और फाइनली आपकी कॉपी बाहर चेक हो रही होती है। स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी स्कूल के हाथ में कोई भी कंट्रोल आपका नहीं होता है। तो जो नोट्स हैं वो आपके थोड़े से बड़े भी बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ आपके स्कूल का क्वेश्चन नहीं आने वाला। हो सकता है कई बार स्कूल के अंदर टीचर थोड़ा कम पढ़ाते हैं और उसी के अंदर से क्वेश्चन दे देते हैं क्लास 9th में, पर 10th में ऐसा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। और आप अब एक स्कूल के बच्चों से नहीं, आप आने वाले 15 लाख बच्चों से कंपीट करने वाले हैं, पूरे देश के जो सीबीएसई बोर्ड के हैं। ये डिफरेंस आपको क्लास 10th के अंदर देखने को मिलता है। अब भी क्या मुझे टेंशन लेना शुरू कर देनी चाहिए कि 15 लाख बच्चों से कंपीट कर रहा है? नहीं, हमें अपने पर फोकस करना है। 15 लाख तो हो जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको बेसिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा और एक डिफरेंस देखने को मिलेगा जो है एटमॉस्फेयर का, यानी पड़ोसियों का, मम्मी पापा का और रिलेटिव्स का, जो कि यहाँ पे प्रेशर बना रहे होंगे, बेटा तेरी 10वीं है, ये कर ले, 10वीं है वो कर ले, 10वीं है तो खेलने नहीं जाएगा, 10वीं है तो तू किसी की शादी में नहीं जाएगा, 10वीं है तो किसी फंक्शन में नहीं जाएगा, 10वीं है तो बाहर नहीं घूमेगा, पार्टी नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें भी आपके डिफरेंस देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मच टू रीड, भैया मुझे पढ़ना कितना पड़ेगा। तो ये आपने इतना सारा लिख दिया, ये क्या क्या है। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए एनसीईआरटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई जो पेपर बनाती है उसका जो बेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स होती हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स कर ली हैं तो आप लोग एग्जाम के अंदर 95% के मार्क्स ला रहे होंगे। एनसीईआरटी बुक्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके अलावा उस पर क्वेश्चंस वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, यानी आपका बेस तो वही है। बाकी सारी चीजें जो है वो आपको क्वेश्चंस के लिए है कि आपको नए नए तरह के क्वेश्चन कैसे मिलते हैं और प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है पूरी तरीके से। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए और उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। इसके अलावा क्या भाई मुझे रिसोर्स बुक भी चाहिए होंगी, क्या कितनी मुझे रिसोर्स बुक चाहिए होंगी। तो देखो रिसोर्स बुक जो होती है इसका मतलब जो दूसरी बुक्स होती है ना, जैसे आपने सुना होगा कि मैथ्स की आरडी होती है, साइंस के पास आरएस होती है, बाकी सारी बुक होती हैं। तो क्या आपको लगानी है? तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है। रिसोर्स बुक अगर लगाना चाहते हो तो मैथ्स के लिए आप लोग आरडी जरूर ले लें, जो कि आप मैथ्स की है तो मैथ्स की रिसोर्स बुक लेनी है, और आपको किसकी लेनी है? साइंस की अगर लेना चाहें तो। अदरवाइज आप लोग मैथ्स की रिसोर्स बुक जरूर लें जो कि आपको प्रैक्टिस करा रहा होगा। अब जो साइंस की है वो एस चंद आती है, ठीक है, तो एस चंद आप लोग ले सकते हो। तो एस चंद से भी आप लोग तैयारी अपनी कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिसोर्स बुक आती हैं। तो ये जो रिसोर्स बुक है इनसे आपको मिलेगा क्या? तो एनसीईआरटी से आपका सब कंप्लीट हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सारा एनसीईआरटी से कंप्लीट हो रहा है। जो रिसोर्स बुक है वो आपको एक प्रैक्टिस ज्यादा दे रही है और एक नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाकर दे रही है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कैसे। समझ में आपको ये बात आनी चाहिए कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होते चले जाते हैं। तो आपको जो ज्यादा क्वेश्चन
क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मैथ्स और साइंस में देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो यहीं पर आपको आरडी या एसचंद या कोई और रिसोर्स बुक लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट आपने एनसीईआरटी से पढ़े थे वो क्लियर होते जाएं और पूरी तरीके से वो पक्के होते हुए चले जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं, तो जो पिछले सालों के अंदर पेपर हुए होते हैं ना, जैसे अभी आप 2024 का एग्जाम देने वाले हो तो 23 में हुआ था, 22 का एग्जाम हुआ था, उससे पहले के जो एग्जाम हुए थे उन सभी के अंदर जो क्वेश्चन हुए थे उनमें से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, यानी जिस चीज पर बेस्ड क्वेश्चन था वो घुमा कर रिपीट हो जाता है। जैसे मैथ्स के अंदर एक टॉपिक है हमारा ट्रायंगल है या ट्रिग्नोमेट्री है, तो उस पर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा, उसके अंदर उसकी डिजिट चेंज होती रहेंगी। साइंस है तो उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा, सोशल के अंदर रिपीट होगा। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलती है, लेकिन ये हमें शुरुआत में नहीं करना होता है, ठीक है। शुरुआत में मतलब हमें कम करने हैं, बात ज्यादा नहीं करनी है। हम पहले एक चैप्टर को पकड़ेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे या क्वेश्चंस होंगे जो दे रखे होंगे बुक के अंदर वो हम लगाएंगे। और बहुत ईजी है, डरना नहीं है, सारी चीजें स्टेप बाय चलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली जब हमारे कुछ दिन रह जाएंगे एग्जाम के लिए, हमारा दिसंबर में हम लोग अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे होंगे, उससे पहले कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने आने वाले 1.5 मंथ और 2 मंथ्स के अंदर सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे। सैंपल पेपर क्या होते हैं भैया, तो जैसे आप लोग एक पेपर देने जाते हो तो सेम आपका उसी पर बेस्ड एक पेपर होता है, मतलब बहुत सारे पेपर होते हैं वो आपको सॉल्व करने, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे पेपर को हैंडल कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी तैयारी के अंदर इंक्लूड करनी है, एनसीईआरटी करनी ही करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी यहीं से, सोशल हो, साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट करनी है। रिसोर्स बुक आपको मैथ्स और साइंस में लेनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवा रही हो, ठीक है। और साइंस के लिए आपके भैया हैं ही, और मैथ्स के लिए भी आपको यहीं पर आना है, कहीं और नहीं जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करा देंगे, साइंस का कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सैंपल पेपर हम कराएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें आपको मिलती रही होंगी, क्योंकि इस साल मैं आपके साथ पूरी साल भर चलने वाला हूं और आपको एक एक पल पर, एक एक टाइम पर मैं आपके संग में रहूंगा, और जो भी प्रॉब्लम है आपको इस चैनल के ऊपर मिल रही होगी। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मेरे को सीधे मेल कर दो, मैं वहां पर भी बता रहा हूँ आपको, हर तरीके से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, तो वो सब आपको समझ के चलना है। तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है और इतना पढ़ना है, डरावनी चीजें नहीं है, स्टेप बाय चलेंगे, सारा क्लियर होता चला जाएगा। अभी तो डे 1 है, आगे देखो होता है क्या। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपको एक सब्जेक्ट को हैंडल करना है। तो बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल है, कंप्यूटर है, तो उन सभी चीजों को आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो देखो आपको ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को सारे सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है। सबसे पहला आपका पॉइंट क्या होना चाहिए वो समझ लेना, क्या लर्न फ्रॉम योर स्कूल टीचर, तो स्कूल टीचर से पढ़ो या कोचिंग टीचर से पढ़ो या यूट्यूब लेक्चर से पढ़ो। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, सोशल पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले उसको एक टीचर से जरूर समझो, क्योंकि एक टीचर जो समझाता है वो आप खुद से नहीं समझ सकते। वो आपके स्कूल टीचर हो सकते हैं, मे बी स्कूल टीचर कुछ चीजें ना समझा पाए, कुछ चीजें नहीं समझा रहे हो, तो आपको अपनी कोचिंग अगर आपने लगा रखी है, ले रखी है, अच्छा कोचिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है उसकी बात भी हम आगे करेंगे, या आप यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हो, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और साइंस और मैथ्स के लिए तो आपका भाई है ही ना यहाँ पर, तो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, साइंस और मैथ्स के सारे लेक्चर यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल टीचर से, कोचिंग टीचर से या यूट्यूब लेक्चर से सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। और साथ में आपको क्या काम करना है, प्रिपेयर झकास नोट्स ऑफ सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। तो आपको अपने एकदम से झकास का मतलब क्या, ऐसा होना चाहिए ना कि कोई भी बंदा देखे यार तेरे नोट्स तो बवाल है, बिल्कुल एकदम से बवाल मचा दिया भाई, तो मतलब ऐसे नोट्स होने चाहिए। अब ये नोट्स कैसे होते हैं, ये होते हैं डिटेल्ड, तो ठीक है, ये डिटेल्ड नोट्स होते हैं, इनके अंदर सारी डिटेल होगी। यानी अगर आपने एक बार लेक्चर देखा है, कॉन्सेप्ट समझा है, तो उस कॉन्सेप्ट के बाहर कुछ नहीं, उस कॉन्सेप्ट का कुछ भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो इन नोट्स से बाहर हो, वो सारी चीजें आपको इन नोट्स के अंदर मिलनी चाहिए। तो भैया मुझे ये नोट्स बनाने पड़ेंगे, हाँ बनाने पड़ेंगे। और बनाने किसके हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके, हमें साइंस के बनाने हैं, सोशल साइंस के बनाने हैं और मैथ्स के बनाने हैं। अब जरा समझो, साइंस की सारी चीजें आपके इंक्लूड होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट होने चाहिए उसके अंदर। ये नोट्स मैं भी आपको दे रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस तरह से आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको माइंड मैप भी
मिल रहे होंगे, किस तरह से आपको माइंड मैप बनाना है और कैसे आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है, ये सारी चीज़ें आपको इस पर मिल रही होंगी। तो साइंस के आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से उसके क्वेश्चंस करोगे, और सोशल साइंस के नोट्स बनाओगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस भी होने चाहिए। सोशल साइंस में ऐसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, लेकिन साइंस में आपको क्वेश्चंस की जरूरत बहुत है। सोशल साइंस के आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क जरूर करोगे अपने नोट्स के अंदर, ताकि अगली बार एक बार लेक्चर देख लिया फिर आपको बार बार तो लेक्चर देखना नहीं है, कभी जरूरत पड़ी तो हम दोबारा लेक्चर देखेंगे या पढ़ेंगे, टीचर से पूछेंगे, लेकिन जब भी हम अपने नोट्स को उठा के देखेंगे तो नोट्स मेरे अगले टीचर होने वाले हैं और वो नोट्स मुझे सब कुछ पढ़ाने वाले हैं जो मैंने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, वो सारी बातें मैं नोट्स के अंदर समझ में आनी चाहिए। मैथ्स के नोट्स का मतलब क्या होता है, मैथ्स में तो आप जानते हो कि क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वही सारे आपके क्वेश्चन इसके अंदर होने चाहिए। और रिवीजन है जरूरी, सिलेबस है मजबूरी और रिवीजन है जरूरी। तो यार तुम्हें 95% लाने हैं तो सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। तो टॉपर वो नहीं है जो एक बार अपना चैप्टर पढ़ के जाता है और उसको कंप्लीट हो जाता है। कोई भी बच्चे को एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, याद नहीं रह पाती यार, क्लियर हो गई, तो उसके लिए रिवीजन आपका बहुत जरूरी है। और आपका पूरी साल में कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हो गया हो। अरे भैया इधर तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही है, आप 3 से 4 बार कह रहे हो। आप ध्यान रखना, हमेशा पहली बार टाइम लगता है, दूसरी तीसरी चौथी बार जब टाइम की बात आती है ना रिवीजन की, तो वो टाइम कैसा होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें हमको ऐसे ही मेमोराइज हो जाती हैं, तो हमको बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। रिवीजन के टाइम पे कभी भी ऐसा मत करना कि कॉपी खोलकर उसको पढ़ना शुरू कर दिया, वो रिवीजन नहीं होता है, वो वापस से पढ़ना होता है। रिवीजन करने का तरीका होता है कि आप लोग अपने आप वो चीजें रिकॉल कर रहे हो, यानी आपने अपने सामने कॉपी तो रखी है, पर कॉपी को चैप्टर खोलने से पहले, जैसे कि मान लो लाइट वाला चैप्टर आपने खोल रखा है, जो आपका चैप्टर है साइंस में लाइट, तो लाइट वाला जब चैप्टर आप लोग खोलोगे तो उसके अंदर पहले आपने पढ़ लिया था, पहली बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, अगली बार आप लोग रिकॉल करोगे कि लाइट क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ये सारी चीजें पहले रिकॉल करनी है। अगर रिकॉल हो रही है तो आप लोग अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हो, जब मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो चीजें निकल कर आ रही हैं, तो वो रिवीजन हुआ, ना कि वो रिवीजन हुआ कि सामने देखा फिर से पढ़ लिया, वो रिवीजन थोड़ी ना हुआ। तो इस तरह से रिवीजन करना है। मैथ्स का रिवीजन कैसे करोगे, मैथ्स के क्या करोगे, फॉर्मूले को पहले रिकॉल करोगे, फॉर्मूले हो गए भैया, हाँ ठीक है याद आ गए, नहीं आए तो आपने पढ़ लिया उसके अंदर से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, थ्योरम्स को करना शुरू करो। ऐसा लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये एक बार में नहीं होगी। ऐसा नहीं आपने पहला चैप्टर शुरू करा या कोई भी चैप्टर शुरू करा तो उसके अंदर आप लोग 100-150 क्वेश्चन कर दे रहे हो, तो यार ऐसा तो नहीं होता पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक चैप्टर उठाना है, उसके अंदर पहले आपको एक एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे चलेंगे आगे, रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो फिर से प्रैक्टिस हो गई हमारी, दोबारा रिवीजन करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, भैया फिर से हो गई। इसके अलावा जब हमारा फाइनली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जब सैंपल पेपर करेंगे तो सैंपल पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो फिर से हमारी प्रैक्टिस हो गई। तो इस तरीके से ही प्रैक्टिस चलेगी, यानी आपको कोई भी मौका ऐसा छोड़ना नहीं है जहां पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। लेते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोचिंग जरूरी है क्या? क्या भैया मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी क्या, बिना कोचिंग के नहीं होता है? और टाइम टेबल कितना होना चाहिए मेरा, मुझे कितनी देर पढ़ना पड़ेगा, इन दोनों बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोचिंग की बात करें तो देखो, आप 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के हो। सबसे पहला, अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हो जो सेल्फ रेगुलेटरी नहीं रख पाते हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते हो, और अगर आपसे कोई टीचर पढ़ने को ना कहे, अगर आपका कोई टेस्ट ना ले तो आप काफी दिन तक नहीं पढ़ते हो, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक आप पढ़ते नहीं हो। अगर आप इस टाइप के बच्चे हो तो आप लोग कोचिंग जरूर ले, क्योंकि कोचिंग आप में रेगुलरिटी लेकर आएगी, कंसिस्टेंसी लेकर आएगी, क्योंकि कोचिंग के अंदर टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोग टेस्ट की वजह से पढ़ते रहोगे और अपने डाउट्स वगैरह को भी क्लियर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज बच्चे हो कि जिससे बिना कोई कहे नहीं तो वो पढ़ नहीं सकता है, तो आप लोग कोचिंग जरूर ले, ताकि आपके अंदर रेगुलरिटी वहां पे बनी रहे, और टीचर जो समझा रहा है तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कोचिंग के टीचर से वो समझ सके। अदरवाइज अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सेल्फ कंट्रोल वाले हो, जिसको पता है कि क्या करना है, वो अपने आप से ही अपने खुद से टेस्ट वगैरह दे देता है, मतलब कैसे अपने आप से पेपर बना लेते हैं, या कहीं से हम निकाल लेते हैं, वहां से पेपर दे देते हैं, या पेपर आए या ना आए, एग्जाम हो या ना हो, हम तो पढ़ेंगे। अगर इस टाइप के स्टूडेंट हो तो कोचिंग जरूरी नहीं है, आप यूट्यूब लेक्चर से समझ सकते हो, स्कूल के टीचर से समझ सकते हो, वहां पर सारे आंसर आपको मिल रहे होंगे। कोचिंग उनके लिए जरूरी है जो खुद से अपने ऊपर रेगुलेशन नहीं रख पाते हैं, और अगर जब तक पेपर नहीं हो रहा तब तक वो मजे में घूमते रहते हैं। तो इसलिए जब कोचिंग पढ़ोगे थोड़ी सी रेगुलरिटी आ जाएगी।
तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपका टाइम टेबल कितना होना चाहिए, कितने घंटे आपको डेली पढ़ना है। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ 3 घंटे ही डेली पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ सकते हो, लेकिन आप 3 घंटे ही पढ़ो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। 7 घंटे का करीब आपका स्कूल हो जाता है। अगर कोई कोचिंग चला गया तो 2 घंटे कोचिंग चला जाएगा, तो 2 हो गया, 1 घंटा मैं और मान लेता हूँ, 10 घंटे तो आपके यही हो गए। तो 3 या 4 घंटे अगर आपने अपने आप से पढ़ लिए तो बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और बचे हुए जो घंटे हैं ना, बचे हुए टाइम उसमें मजे करो, इसीलिए 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कोई आपसे कहेगा 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, नहीं, अभी नहीं पढ़ना पड़ता, वो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं। और अगर आप लोग शुरू से 3-3 घंटे रोज पढ़ते हुए चलोगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे भी आपको 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो चुकी है। तो जो पहले से पढ़ रहा है उसको एग्जाम के टाइम में 12 घंटे नहीं पढ़ना होता है। जो पहले नहीं पढ़ा, जिसने पहले मजे करे थे, वो 12 घंटे पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें पहले तभी कंप्लीट करनी पड़ती हैं, इसीलिए उसको टेंशन भी होती है। आपको 3 घंटे पढ़ना बहुत है, आप इससे कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे से तो एक बार में याद हो जाता है, तो आप कम कर सकते हो, अदरवाइज आपको 3 घंटे इनफ है। अब आपको 3 घंटे का ब्रेकडाउन कैसे करना है, एक सिंपल सा मैंने बना रखा है, अपने हिसाब से चेंज जरूर करना, कॉपी पेस्ट मत करा करो किसी का भी, बस मैंने बता रखा है कैसे बना सकते हो। जैसे मैथ्स आपको रोज 1 घंटे पढ़नी है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपको ये करने होंगे। दूसरी बात, साइंस आपको कितने करनी है? 45 मिनट्स करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, नए नए क्वेश्चन वगैरह पढ़ने हैं, याद करने हैं, तो आपको 45 मिनट उसको देने होंगे। सोशल साइंस जो याद नहीं होती है, बहुत टाइम लेती है, डेट्स वगैरह होती हैं, चीज़ें अलग अलग होती है, मैप वगैरह की प्रैक्टिस होती है, तो उसके लिए 45 मिनट्स डेली देनी है। इन तीनों के लिए क्या करना है? डेली आपको डेली इन तीनों को पढ़ना ही पढ़ना है। अपने हिसाब से टाइम ऊपर नीचे कर लेना, कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा आपको टफ लगता है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर आप लोग 30 मिनट्स पढ़ें और अल्टरनेट डेज पर पढ़ें, यानी आपको जो 6 डेज आ रहे हैं उसमें 2 दिन हिंदी पढ़ना है, 2 दिन इंग्लिश पढ़ना है और 2 दिन कंप्यूटर पढ़ना है। और फाइनली जो दिन आपको मिलेगा, कौन सा? संडे का। संडे के दिन को अगर आप लोग मजे करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो उस दिन पढ़ना चाहते हो तो उस दिन पढ़ सकते हो, और उस दिन आप लोग ज़्यादा पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। तो इतना टाइम आपको लेकर चलना है, और ये टाइम आपका इनफ है आपके एग्जाम के अंदर 95% और 98% लाने के लिए। कुछ बातें जो 10th के दौरान आपको याद रखनी है। सबसे पहला क्या, टेंशन नहीं लेनी है, सीरियस नहीं होना है। चाहे आपके पेरेंट्स वगैरह आपसे कोई बातें कह रहे होंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मैं सही जगह पे काम कर रहा हूँ, मैंने पढ़ने की स्ट्रेटेजी बना रखी है और मैं उस पर अपना फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे बाहर से कोई भी कुछ बोले, मुझे उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उनकी बातों को सुनना है और समझ लेना है, पर टेंशन नहीं लेनी है, सीरियस नहीं होना है, उसकी वजह से डिप्रेशन में नहीं आना है। और दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पढ़ाई का टाइम तो निकालेंगे, इसके साथ में खेलने का टाइम जरूर निकालेंगे। कई बार बच्चे ये होते हैं कि क्लास 10th आती है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, इधर उधर का प्रेशर होता है, तो वो अपनी हॉबीज छोड़ देते हैं। जैसे किसी की हॉबीज सिंगिंग है, डांसिंग है या मार्शल आर्ट में जा रहा होता है, तो वो अपनी क्लासेस को ऑफ कर देता है पूरे 10th के लिए, और ये ब्रेक उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें तो थी उसको जो मजा दे रही थी, उसको फ्रेश कर रही थी, और बाद में बेचारा ना पढ़ पाता है ना कर पाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। तो आपकी जो भी हॉबी है, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में हो, वो छोड़ना नहीं है, उसको करना जरूर है। तो आप लोग उसका टाइम जरूर निकालें, बस इतना ध्यान रखना कि वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, और जब आप लोग अपनी हॉबीज कर रहे हो, खेल रहे हो, तो पढ़ने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको जितनी बातें बताई, अगर आपने उन पर फोकस कर लिया तो आप लोगों ने फाइनली एग्जाम के अंदर 95% का स्कोर कर रहे होंगे। तो इन सभी चीज़ों पर फोकस करते हुए चलना है, आराम से हमारी 10वीं निकल जाएगी, और मैथ्स और साइंस की टेंशन नहीं लेनी है। उसके लिए हम हैं यहाँ पर, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है सीबीएसई से जुड़ी, अपडेट हो, सब्जेक्ट वाइज कोई स्ट्रेटेजी हो, चाहे साइंस की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे और सब्जेक्ट की हो, वो सभी आपको यहाँ पर मिल रही होगी। कोई भी क्वेश्चन है कभी भी पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर पूछ सकते हो, चैनल के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कहीं भी पूछो, जो पूछना है पूछो, सबका आंसर मिलेगा यहाँ पर। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि तैयारी उनकी भी शुरू हो जाए। और हम कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, तो उनके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।